नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान के जैसे पूर्व वीडियो में हमने विशेषताओं की चर्चा की थी। अब ब्रिटिश संविधान की जो मूल विशेषता है उसका अलिखित होना, उसी विशेषता को मूल आधार देने वाला एक जो विचार है वो है अभिसमय या रीति रिवाज या परंपराएं। ये संवैधानिक अभिसमय संविधान के एक प्रकार से अलिखित नियम हैं। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अभिसमय ब्रिटेन के अलिखित नियम हैं जो ब्रिटिश व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। अभिसमय का अर्थ जो है वो एक प्रकार से सामान्य तौर पर जो परंपराएं या रीति रिवाज या पुरातन तौर पर चलने वाली जो निर्देशिकाएं हैं, जो नियम के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, उन्हें अभिसमय का नाम दिया गया है। अभिसमय को अगर हम उसकी विशेषता के रूप में अगर हम कुछ मूल बात समझना चाहें तो उसके संबंध में कानून से भिन्न ये नैतिक गुण हैं। इसका मतलब है इनका रूप जो है वो विधि के समान नहीं है, विधि नहीं है। ये एक प्रकार से कानून से अलग नैतिक नियमों की तरह से स्थापित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नैतिक नियम होने के बावजूद भी इनमें संवैधानिक पवित्रता और कानून के प्रभाव का वैसा ही इम्प्रेशन देखने में आता है जैसा कि संवैधानिक नियमों में या कानूनी व्यवस्था में पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अभिसमय ब्रिटेन में कानून के समान ही, संवैधानिक नियमों के समान ही प्रभावी हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश संविधान के अलिखित रूप का जो वास्तविक आकार है, उसके अलिखित रूप का जो वास्तविक अस्तित्व है, वो अस्तित्व इन अभिसमयों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अभिसमयों की उत्पत्ति क्यों हुई या इनके उदय के मूल कारण क्या थे, उसमें हम मूलतः दो बातों पर ध्यान देना चाहेंगे। पहली बात कि ब्रिटिश संविधान को एक कंप्लीट फॉर्म देने के लिए, उसे पूर्ण बनाने के लिए, अद्यतन अप टू डेट बनाने के लिए और सामान्य जनता और समाज में और राजनीति में या राज्य के तौर पर एक संपूर्ण व्यावहारिकता का दायरा संविधान को प्रदान करने के लिए इन अभिसमयों की परिकल्पना रखी गई। अभिसमय इस अर्थ में वे परंपराएं हैं जो संविधान की व्यवस्थाओं को या भावना को पूर्ण बनाती हैं, संविधान को एक प्रकार से अभिव्यक्ति देती हैं। क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है और ब्रिटिश संविधान अलिखित रूप में इन अभिसमयों में ही जीवंत है, तो इसलिए संविधान को पूर्ण बनाने, उसे अद्यतन बनाने, उसे प्रासंगिक बनाने और व्यवहारिक बनाने के लिए इन अभिसमयों का निर्धारण किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हमने पूर्व में देखा था, ब्रिटिश जनमानस जो है वो बहुत परंपरागत व्यवस्थाओं से विशेष लगाव महसूस करने वाला समाज और वहाँ की मनोदशा है। तो जनता की अभिलाषा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी मनोदशा के अनुसार व्यवस्था को ज़्यादा लचीला या प्रासंगिक बनाने के लिए किसी विधि या कानून का दायरा नहीं, बल्कि उसे अभिसमयों की व्यवस्था से बांधा गया। तो अभिसमय ब्रिटिश संविधान को रूप देते हैं, ब्रिटिश संविधान की क्रियान्विति के मुख्य आधार बनते हैं। संवैधानिक परंपराओं के रूप में ये जन अभिलाषा के अनुसार लचीलापन और प्रासंगिकता संविधान की शैली में या व्यवस्था में शामिल करते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ये अभिसमय एक प्रकार की अनूठी व्यवस्था है जो अलिखित संविधान होने के बावजूद भी ब्रिटिश संविधान को एक व्यवस्थित, एक बहुत सुनिश्चित और बहुत ही व्यवहारिक प्रकार का आकार या अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ये अभिसमय कानून नहीं है। कानून और अभिसमयों में
मुख्य अंतर है। जैसे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो कानून का निर्माण संसद द्वारा या जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, और जो अभी समय है ये जनमानस में, जनता के समाज में व्याप्त जो परंपराएं हैं, यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके रूप में निर्मित होते हैं या परंपरागत तरीके से कंटिन्यू होते हैं। तो कानून का निर्माण जनप्रतिनिधि या संस्था या व्यवस्थापिका करती है, और अभिसमयों का निर्माण या इनका विकास जो है वो एक प्रकार से समाज के अंतर्गत सामाजिक रीति नीति से हुआ है। दूसरा, इनके बाहरी रूप में भी अंतर है। जो कानून है, कानून का रूप लिखित होता है। ये एक विधिवत तरीके से एक सुनिश्चित आकार शब्दावली के माध्यम से पत्रावली में ये अभिव्यक्त किए जाते हैं, तो इनका स्वरूप पूर्णतः लिखित होता है। जबकि अभिसमय जो हैं वो पूर्णतः अलिखित होते हैं, इनका स्वरूप लिखित नहीं होता। ये सिर्फ रीति रिवाज के रूप में जनमानस में क्रियान्वित होते हैं या गतिशील रहते हैं। तीसरा मुख्य अंतर है इनकी स्पष्टता और सुनिश्चितता को लेकर। कानून क्योंकि लिखित रूप में है, एक निश्चित संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो इसलिए कानून लिखित होने के कारण, विधि लिखित होने के कारण स्पष्ट और सुनिश्चित होती है। उसमें शाब्दिक आधार पर उसके भावार्थ में किसी प्रकार का कोई संदेह या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होने की गुंजाइश नहीं होती। और अभिसमय जो हैं वो अलिखित होने के कारण कई बार उनकी व्याख्या में कुछ व्यक्तिगत आधार पर कुछ अंतर होने का जो अंदेशा है वो बना रहता है, क्योंकि समय विशेष की परिस्थिति में एक अलिखित परंपरा का मूल्यांकन या उसकी व्याख्या अलग तरीके से हो सकती है, और कुछ समय के पश्चात उसकी व्याख्या जो है उसमें अंतर आ सकता है। तो अलिखित होने के कारण उनके स्वरूप में, अभिसमयों के स्वरूप में वो निश्चितता और सुस्पष्टता नहीं होती जैसे कि लिखित रूप होने के कारण विधि या कानून में देखी जाती है। इसी प्रकार एक अंतर इनकी संशोधन पद्धति का है कि कानून का निर्माण क्योंकि एक निश्चित संस्था के द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया से लिखित और स्पष्ट रूप में किया जाता है, इसलिए उसी संस्था द्वारा उसी प्रक्रिया के आधार पर या संविधान द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये संशोधन की प्रक्रिया जो है कानून की, वो इस प्रकार की है जो सामान्य रूप से एक निश्चित और लिखित प्रक्रिया या औपचारिक और संवैधानिक प्रक्रिया से बंधी हुई होती है। जबकि अभिसमय जो हैं उनमें संशोधन एक प्रकार से जनमानस में किसी भी प्रकार का उस अभिसमय से संबंधित परिवर्तन जो है वो परिवर्तन ही संशोधन के लिए पर्याप्त होता है। तो एक तरह से मानसिकता में परिवर्तन होना, इच्छा में परिवर्तन होना, जनमानस द्वारा उसे अपने व्यवहार का अंग बना लेना ही अभिसमय में संशोधन का आधार बन जाता है। शक्ति स्वरूप का भी अंतर देखा जाता है कानून और अभिसमय में। कानून जो है वो राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संबंधित होते हैं, और इसलिए कानून का उल्लंघन करने पर संप्रभुता शक्ति के माध्यम से किसी प्रकार का दंड का प्रावधान भी होता है। अभिसमय जो हैं वो परंपराएं हैं, एक प्रकार के नैतिक नियम हैं। इनके पीछे जो शक्ति है वो कानूनी शक्ति नहीं होती या प्रभुत्व शक्ति नहीं होती, बल्कि नैतिक शक्ति होती है। नैतिक शक्ति होने के कारण ये समाज और जनजीवन में अपना एक विशेष महत्व और प्रभाव रखते हैं। प्रभुत्व शक्ति नहीं होने के बावजूद भी इनका उल्लंघन ब्रिटिश संदर्भ में किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता, क्योंकि जितनी घनिष्ठता और जितनी निकटता और जितना लगाव अभिसमयों से ब्रिटिश व्यवस्थाएं और ब्रिटिश जो रीति रिवाज और व्यवस्थाएं या ब्रिटिश जनमानस जिस प्रकार का
लगाव अभिसमयों से अनुभव करता है, जिस प्रकार से महत्व समाज और लोगों द्वारा, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा अभिसमयों को प्रदान किया जाता है, उससे ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि प्रभुत्व शक्ति का दबाव न होने के बावजूद भी अभिसमयों का पालन नैतिक आधार पर कानून के समान ही प्रभावी और महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कानून और अभिसमयों में न्यायिक संरक्षण और पालना का भी अंतर है, क्योंकि कानून जो हैं उनको वो राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संबंधित हैं, तो इसलिए उनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब अगर किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायपालिका सक्रिय होती है और न्यायिक कार्यवाही शुरू हो जाती है। जबकि अभिसमय जो हैं उनके पीछे क्योंकि कोई प्रभुत्व शक्ति या कोई कहना चाहिए न्यायपालिका की शक्ति काम नहीं करती, तो इसलिए अगर इनका उल्लंघन भी किया जाता है तो क्योंकि ये नैतिक शक्ति से प्रभावित और संचालित होते हैं तो कानूनी प्रभाव तो लागू नहीं होता, लेकिन ये अंतर जो है वो व्यवहारिक रूप में बिल्कुल नगण्य है। प्रभुत्व शक्ति नहीं होने के बावजूद भी, राज्य द्वारा कानूनी तरीके से संरक्षण प्रदान न करने के बावजूद भी अभिसमयों के महत्व, उनकी पालना और उनकी गरिमा में किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो अभिसमय एक प्रकार से ब्रिटिश व्यवस्था के, ब्रिटिश संविधान के एक बहुत अपरिहार्य अंग के रूप में ब्रिटिश संवैधानिक रीति नीति को समाज में अभिव्यक्त करने का या व्यवस्थाओं, अन्य व्यवस्थाओं में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनते हैं। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होता है कि इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इसकी अनुशास्तियाँ क्या हैं। अभिसमयों की अनुशास्तियाँ या अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, ब्रिटिश संदर्भ में अभिसमय ब्रिटिश संविधान के मुख्य प्रस्तर की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है और इसलिए ये ब्रिटेन के संविधान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटिश समाज में प्रचलित अभिसमयों के माध्यम से ही जीवंत होती हैं। तो अभिसमयों की अनुशास्तियाँ जो हैं, इन अनुशास्तियों में पहली बात ये है कि अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिसमयों के उल्लंघन से कानून के उल्लंघन का भय होता है। कानून और अभिसमयों की स्थिति ब्रिटिश संदर्भ में ऐसी है कि जिनके बीच में हम एक सुनिश्चित विभाजक रेखा नहीं खींच सकते कि ये कानून है और इसके बाद ये अभिसमय है। ये दोनों पक्ष, कानून और अभिसमय, ये दोनों व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे में इस प्रकार से गुंथी हुई हैं, परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार घुली मिली हैं कि इनको किसी भी रूप में पृथक किया जाना संभव नहीं है। और यही कारण है कि यदि कानून का पालन किया जाएगा तो अभिसमयों का पालन स्वाभाविक रूप में होता रहेगा, और अगर अभिसमयों की पालना की जाती है तो कानून का उल्लंघन नहीं होता बल्कि कानून का पालन अधिक सुनिश्चित होता है। तो पहला मुख्य कारण यह है अभिसमयों की पालना का कि अभिसमयों के उल्लंघन से कानून के उल्लंघन का भय रहता है, क्योंकि दोनों का स्तर और मान्यताएं और स्थितियां बिल्कुल समान हैं। दूसरी बात है कि अभिसमयों के साथ एक नैतिक शक्ति का प्रभाव है और कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अपने नैतिक प्रभाव और नैतिक शक्ति से जितना आत्मीय और जितना ज़्यादा घनिष्ठ होता है उतना वो किसी और दूसरे पक्ष से नहीं होता। ब्रिटेन में कानून के समान ही स्थितियां हैं अभिसमय की, और इन अभिसमयों से ब्रिटिश नागरिक इस तरह से अपना जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं कि वे नैतिक आधार पर इस पालना को अपना एक कर्तव्य मानते हैं, अभिसमयों की पालना को अपना एक नैतिक कर्तव्य मानते हैं, और वो किसी भी स्तर पर, किसी भी कीमत पर इन अभिसमयों की उल्लंघना से संबंधित कोई समझौता नहीं कर सकते।
उनकी ये मान्यता है कि चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे नैतिक पक्ष में व्यक्ति, हम एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि नैतिक पक्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में और उसको अभिव्यक्त करने में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। और ये भूमिका ब्रिटिश संदर्भ में अभिसमयों की है। अभिसमयों की का निर्माण या विकास, अभिसमयों की पालना, अभिसमयों की निरंतरता ब्रिटिश नागरिकों द्वारा, ब्रिटिश समाज द्वारा नैतिक आधार पर दी गई मान्यता के आधार से संचालित हो रही है। इसलिए अभिसमयों के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं होता। तीसरी बात है कि अभिसमयों के साथ जनता की शक्ति जुड़ी हुई है। अगर प्रभुत्व शक्ति नहीं है, कानून का बल नहीं है, न्यायपालिका का बल नहीं है, तो सबसे बड़ी शक्ति जो सभी शक्तियों का मुख्य स्रोत है, जनमत, जनता की शक्ति, वो अभिसमयों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अभिसमयों का उल्लंघन नहीं होता। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में सबसे मुख्य भूमिका होती है राजनीतिक दलों की, और व्यवस्थाओं को बनाने में, संचालित करने में राजनीतिक दलों की जो क्रियात्मक सक्रियता होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रिटिश संदर्भ में अगर हम देखें तो ब्रिटेन के जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वे सभी राजनीतिक दल उनके राजनीतिक मकसद और प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अभिसमयों के बारे में इन राजनीतिक दलों में किसी प्रकार का कोई विभेद या किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, बल्कि वो एक राय से पूर्ण सहमति देकर अभिसमयों के निर्धारण और उसके संचालन पर सहमत हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश स्वभाव है वो मनोवैज्ञानिक रूप में रूढ़िवादी स्वभाव है, और इस स्वभाव की, कहना चाहिए, पूर्ति और इसको मजबूत बनाने का काम करता है अभिसमय। इसलिए अभिसमय क्योंकि परंपरागत हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, इनके साथ ब्रिटिश नागरिक अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। इसलिए ब्रिटिश मनोविज्ञान का जो रूप है, रूढ़िवादी स्वभाव है, उसको पुष्ट करता है अभिसमयों का धरातल। इसलिए अभिसमयों की उल्लंघना का प्रश्न नहीं उठता। फिर एक सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यवस्था अगर उपयोगी है, लाभकारी है, तो उसका पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, उसको बनाए रखने की चेष्टा की जाती है। और जो अनुपयोगी है, नकारा हो चुकी है, जिसका कोई लाभ नहीं है समाज को या लोगों को, तो फिर वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अभिसमयों में निहित जो उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है, जिससे आज भी ब्रिटिश समाज अनेक अर्थों में, अनेक स्तरों पर लाभान्वित हो रहा है, तो उस स्थिति में अभिसमयों की इन व्यवहारिक उपयोगिता के कारण भी अभिसमयों का बिल्कुल निर्बाध पालन किया जाता है। इसके अलावा एक और मुख्य बात यह है कि ये अभिसमय संविधान और कानून के विरोधी नहीं है, बल्कि ये अभिसमय कानून और संविधान के विकास में सहायक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान को पूर्णता प्रदान करने का मुख्य कार्य जो है वो इन अभिसमयों के द्वारा किया जाता है, और इसीलिए अभिसमय ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक हैं, और सहायक होने के कारण ही इनके उल्लंघन का या इनकी उपेक्षा करने का कोई आधार ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटिश संविधान के क्रियान्विति या हम कह सकते हैं कि विपरीत व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने में भी ये अभिसमय ब्रिटिश संविधान के लिए मुख्य सहायक की भूमिका रखते हैं। तो ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में ये सहायक हैं। इनमें इस प्रकार का लचीलापन है कि कोई बहुत विशेष प्रक्रिया अपनाए बिना समाज की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए संविधान को प्रासंगिक बनाने का कार्य ये अभिसमय करते हैं। इसके अतिरिक्त अभिसमय जो हैं, इनकी जो भूमिका अगर हम देखें ब्रिटिश संदर्भ में, तो अब तक अभिसमयों ने हमेशा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को
श्रेष्ठतम बनाने का ही प्रयास किया है। और यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान में अनेक ऐसी परंपराएं संवैधानिक रूप में स्थापित हो गई हैं, जैसे तीन वाचन करना है। जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वाचन होते हैं, तो उसमें गलती की कहीं कोई संभावना नहीं होती। या कानूनी लॉर्ड्स जो हैं वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो लोक सदन का अध्यक्ष है, स्पीकर, वो निर्दलीय होता है और इसीलिए उसके लिए कहा जाता है वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। फिर विरोधी दल को महत्व देना है या एक प्रकार से ब्रिटिश व्यवस्थाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। तो ये सारी ऐसी रीति रिवाज की, अभिसमय की वे व्यवस्थाएं हैं जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाती हैं। और इसीलिए ऑग एंड जिंक का ये कथन है कि अभिसमय जो हैं वो कानून की सूखी हड्डियों पर एक लेयर का या मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब ये ब्रिटिश संदर्भ में अपनी विशेष प्रकार की उपयोगिता रखते हैं और इसी उपयोगिता के कारण ब्रिटेन के संदर्भ में ब्रिटिश व्यवस्था में इन अभिसमयों को अलिखित होने के बावजूद भी एक आत्मा का रूप या एक मुख्य क्रियान्वयक की भूमिका के रूप में जाना जाता है। अब अगर ब्रिटिश संदर्भ में हम अभिसमयों का वर्गीकरण करें तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था या राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य समस्त सरकारी इकाइयां और अंग या उपांग सबसे संबंधित, उनकी क्रिया से संबंधित, उनके गठन से संबंधित, उनके कर्तव्य और अधिकारों से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का प्रावधान अभिसमयों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे राजा से संबंधित अगर हम अभिसमय देखें तो संसद का अधिवेशन बुलाना या कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपनी औपचारिक भूमिका निभाना, प्रधानमंत्री का चयन करना, मंत्रिमंडल की सलाह से कार्यपालिका संबंधी कार्य करना, ये सारे जो दायित्व हैं राजा के अभिसमयों से निश्चित हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय हैं जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होंगे या संसद के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है या मंत्रिमंडल जो अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, आलोचना करना या प्रधानमंत्री का नेतृत्व निर्धारित करना और उस नेतृत्व की अनुपालना करना, प्रशासनिक गोपनीयता बनाए रखना, अविश्वास प्रस्ताव आदि का प्रावधान, ये सारी क्रियाएं मुख्यतः अभिसमयों के द्वारा ही निश्चित होती हैं। इसी प्रकार संसद से संबंधित अभिसमय हैं कि जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो संसद में उसके 3 वाचन किए जाते हैं। लॉर्ड सभा में कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, विपक्ष को आदर दिया जाता है। अनेक संसदीय प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं भी अभिसमयों से ही निश्चित हैं। लोक प्रभुत्व से संबंधित भी अभिसमय हैं और इसमें जैसे महत्वपूर्ण या विवाद वाले जो राष्ट्रीय प्रश्न से संबंधित विचार कोई प्रस्ताव आते हैं तो मंत्रिमंडल इन प्रस्तावों पर आम मतदाता की यानी जनमत की राय जानने की का प्रयास करता है। इसे एक प्रकार से मैंडेट माना जाता है, यानी आदेश अधिनियम इसको कहा जाता है। और इस प्रकार जनता का प्रभाव भी अभिसमयों के माध्यम से ही प्रशासनिक या मुख्य स्तर पर कायम किया जाता है। फिर राष्ट्रमंडल से संबंधित भी कुछ अभिसमय हैं, यानी इसमें वे ही राज्य राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते हैं जो पहले कभी ब्रिटेन के साम्राज्य के अंग रहे थे। इसी प्रकार इसकी सदस्यता ऐच्छिक है। आंतरिक और बाहरी तौर पर राज्यों की संप्रभुता पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता से किसी प्रकार का कोई बंधन या कोई सीमा उत्पन्न नहीं होती। ब्रिटिश राजा जो है वो राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष होता है और वो ही राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों की अध्यक्षता करता है। तो ये कुछ मुख्य अभिसमय हैं जिनके माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि ब्रिटेन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने आयामों पर ये व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उन सभी आयामों से संबंधित अभिसमयों के माध्यम से कुछ प्रावधानों का या व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संदर्भ में अभिसमय एक ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में स्थापित करने में सक्षम है जो उसके अदृश्य अलिखित होने के बावजूद भी संविधान की उपस्थिति को लेकर के किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं डालते। कहने को औपचारिक रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, क्योंकि शाब्दिक रूप में उसको हम एक तथ्य के रूप में देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर हमें ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना है तो हमें ब्रिटेन के अभिसमयों का अध्ययन करना चाहिए। हम पृष्ठ के रूप में या कुछ चैप्टर्स के रूप में हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं वास्तविक रूप में, तो ब्रिटिश जनजीवन में व्याप्त जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक रीति रिवाज हैं, जिन्हें हम अभिसमय का नाम देते हैं, उनका अध्ययन करके ही हम ब्रिटिश संविधान के बारे में कोई राय प्राप्त बना सकते हैं या उसका अध्ययन पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रिटिश संविधान की एक मुख्य विशेषता जो उसके अलिखित होने के साथ जुड़ी हुई है, उसकी अव्यावहारिकता को व्यावहारिकता में सफल रूप में स्थापित करने का कार्य ब्रिटिश संदर्भ में अभिसमयों के द्वारा किया जाता है। अभिसमयों में के प्रभाव में और कानून के प्रभाव में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ऊपरी तौर पर औपचारिक रूप में, सिद्धांत रूप में इनमें कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये अंतर बिल्कुल मायना नहीं रखता, क्योंकि संविधान की व्यवस्थाओं का, कानूनी व्यवस्थाओं का जितना सम्मान और जैसा पालन ब्रिटिश नागरिक और समाज करता है, अभिसमयों का पालन भी उतना ही प्रभावी तरीके से, उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से ब्रिटिश जनता के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अभिसमयों के साथ जो बल जुड़ा है वो बल है नैतिक बल, जिसकी उपेक्षा किसी भी स्तर पर कोई भी नागरिक समाज नहीं कर सकता। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि समस्त औपचारिक व्यवस्थाओं का मूल आधार नागरिक प्रभाव होता है, नैतिक प्रभाव होता है। और ये नैतिक प्रभाव बल के रूप में जिस व्यवस्था से, जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो परंपरा कभी भी नगण्य नहीं हो सकती। इसलिए ब्रिटिश संदर्भ में हमें ये एक बात, ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में हमें ये एक बात बहुत निश्चितता पूर्वक स्वीकार करनी होगी कि ब्रिटिश संविधान के विकास में, ब्रिटिश संविधान की अभिव्यक्ति में, ब्रिटिश संविधान के निर्माण में और व्यवहारिक रूप में इसकी क्रियान्विति में अभिसमयों की भूमिका नितांत अभिन्न और नितांत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता पर, इसके उपयोग पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू।